बट आई थिंक अभी सब कुछ ठीक है। अभी क्लास ओपन हो रही है। तो क्लास को है ना शुरू करते हैं, और क्लास को शुरू करने से पहले जो मैं 1 मिनट का गाइडेंस आप सभी लोगों को देता हूँ वो एक बार दोहरा दूं जल्दी से, फिर इसके बाद अपने सेशन को, इस क्लास को स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। सॉरी। देखिए, मैं शुरू से ही बताते हुए आ रहा हूँ और इस चीज़ को आप ज़रूर फॉलो करिए, डेफिनेटली आपको फ़ायदा ही मिलेगा। 3 स्टेप स्ट्रेटेजी है, जिसमें सबसे पहले क्लासेस को देखिए, सुनिए, लिख सकें तो लिखिए भी। इसके बाद मेरे यूट्यूब चैनल यानी कंप्यूटर बाय यतेंद्र सर यूट्यूब चैनल से एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करो। और इसके बाद आप है ना मेरे टेलीग्राम चैनल, उसका नाम भी सेम ही है, कंप्यूटर बाय यतेंद्र सर, वहां से पीडीएफ फाइल एक्सेस कर सकते हैं, चाहे चैप्टर की, टॉपिक की, एमसीक्यूज की, सब पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। अगर आप ये 3 स्टेप फॉलो करके चलते हैं ना, तो डेफिनेटली है ना आपको कंप्यूटर में कभी दिक्कत नहीं होगी, इस बात की गारंटी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को, आज की क्लास को। सबसे पहले नमस्कार सभी को नमस्कार। एक बच्चे का कमेंट आया है भारती गुप्ता जी का, सर सच अ कमेंडेबल टीचर यू आर। थैंक यू सो मच भारती जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू ये लिखने के लिए। बाकी जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप सभी लोगों को वो आपको क्लियरली समझ में आ रहा है, तो बस यही मेरा उद्देश्य था, मेरा पर्पस था, और वो पूरा हो रहा है, इतना ही है, ठीक है। बाकी आपने ये शब्द लिखे, थैंक यू सो मच। आज की डेट डाल देते हैं, 21 नवंबर 2024, यानी कि 21 नवंबर 2024 बेटा आज की तारीख है। और आज की क्लास में हम अपना एक और नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसका नाम है नेटवर्किंग। आपको याद होगा मैंने लास्ट क्लास में इंटरनेट से जुड़े हुए जितने भी टर्मिनोलॉजी होती हैं, यानी शब्दावली होती हैं, उन सभी के बारे में क्लियरली आपको समझा दिया था, है ना। जितने भी इंटरनेट से जुड़े हुए टर्म्स हो सकते हैं जो आजकल हमें देखने को मिलते हैं, वो मैंने बता दिया था आपको, है ना। तो आज की क्लास, आज के सेशन में मैं नेटवर्किंग वाले चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहा हूँ, और नेटवर्किंग को कंप्लीट तरीके से समझेंगे, ठीक है। एक बच्चे ने लिखा है सर 12th पास हूँ, आप मुझे ये बताओ कि कौन सी गवर्नमेंट जॉब सही रहेगी। इस तरीके के कमेंट्स को लास्ट में डिस्कस करेंगे, जब मैं बोलूँ कि आज का सेशन, आज की क्लास खत्म हुई, है ना। लास्ट में डिस्कस करेंगे, अभी टॉपिक चैप्टर पढ़ते हैं। तो देखिए हेडिंग डालिए नेटवर्किंग। ये है ना हमारा ठीक है, ये हमारा है ना एक ऐसा चैप्टर और है जिसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, मतलब मैं समझ रहा हूँ कि शायद 3-4 क्लासेस हो सकती हैं इसमें, नेटवर्किंग में। बट इसके बाद के जितने भी चैप्टर हैं वो एक एक दो दो क्लास के ही हैं। ठीक है ना। तो 3 से 4 क्लासेस नेटवर्किंग में रखेंगे, उसके बाद एक दो क्लास के चैप्टर बचेंगे लास्ट वाले, फिर जल्दी हमारा सिलेबस भी फिनिश हो जाएगा। सॉरी। देखो जी, हम बात कर रहे हैं ना यहाँ पर नेटवर्किंग की, तो नेटवर्किंग को शुरू ऐसे ही करेंगे जिस तरीके से ना हमने इंटरनेट को शुरू किया था, है ना, नेटवर्क शब्द से ही। मैं एक बार फिर से रिवाइज कराना चाहूंगा इस चीज को, ठीक है। देखो, नेटवर्किंग का मतलब होता है नेटवर्क से, और नेटवर्क शब्द का, जैसे हिंदी में भी नेटवर्क को नेटवर्क ही कहते हैं, बाकी नेटवर्क शब्द का सिंपल सा मीनिंग है दैट इज कनेक्शन। कनेक्शन का मतलब होता है जोड़ना, यानी कि दो कंप्यूटिंग डिवाइसेस को या दो कंप्यूटर को आपस में जोड़ना ही क्या कहलाएगा, नेटवर्क कहलाता है। और ये बात हमें पता होनी चाहिए कि नेटवर्क बनाने के लिए मिनिमम 2 डिवाइसेस की आपको आवश्यकता जरूर पड़ेगी। कम से कम 2 डिवाइस होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितनी भी हो सकती है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक नेटवर्क में कितनी डिवाइसेस को कनेक्ट कर रहे हैं। कम से कम 2 होनी चाहिए, ठीक। दूसरी बात, कि आप ये कनेक्शन किस लिए बनाते हैं, तो आंसर है कम्युनिकेशन के लिए, जिसको हिंदी में संचार भी कहा जा सकता है, और टेक्निकल वे में इसको डेटा कम्युनिकेशन भी कहा जाता है, यानी डाटा का स्थानांतरण। यानी आप एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक डाटा भेजना चाहते हैं, इसलिए आप ये कनेक्शन कर रहे हैं, एक नेटवर्क बना रहे हैं। अगर आप कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, संचार करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपके पास कोई ना कोई चैनल होना चाहिए, जिसको हिंदी में माध्यम और टेक्निकल वे में डेटा ट्रांसमिशन मीडियम कहा जाता है, यानी कि डाटा स्थानांतरण का माध्यम। तो आप है ना किसी न किसी एक माध्यम का इस्तेमाल करेंगे, दो में से। कौन कौन से माध्यम हो सकते हैं, या तो आपके पास चैनल होगा वायर, यानी कि तार के थ्रू आप डाटा भेज सकते हैं, या फिर आपके पास माध्यम होगा वायरलेस,
यानी कि बिना तार के भी आप डाटा भेज सकते हैं। क्लियर है जी? तो दो तरीके हैं आपके पास। अब अगर आपके पास कोई वायर यानी कि तार है, तो कौन सी तार हो सकती है? तो सबसे पहला नाम आता है बेटा ऑप्टिकल फाइबर केबल। एक नाम लिखेंगे हम यहां पर, ऑप्टिकल फाइबर केबल, जिसको मैंने पहले भी बताया था कि आप चाहें तो फाइबर ऑप्टिक्स भी बोल सकते हैं। फाइबर ऑप्टिक्स हिंदी में भी यही नाम लिखा जाएगा, हिंदी में कोई अलग से नाम नहीं होता इसका। अब ये बात ध्यान रखनी है कि ऑप्टिकल फाइबर केबल में जो हमारा डाटा है वो किस फॉर्म में ट्रेवल करता है? लाइट की फॉर्म में। तो ये पॉइंट यहां पर लिख लीजिए लाइट फॉर्म डेटा, हिंदी में ऐसे लिखा जाएगा प्रकाश के रूप में डाटा, प्रकाश के रूप में डाटा। ठीक है जी? अगर डाटा को आप है ना ऑप्टिकल फाइबर केबल के थ्रू ट्रेवल करा रहे हैं तो लाइट की फॉर्म में, प्रकाश के फॉर्म में ट्रेवल करेगा। और इसी वजह से ये जो ऑप्टिकल फाइबर केबल है ये सबसे फास्टेस्ट मीडियम कहलाती है, यानी कि डाटा को स्थानांतरित करने का सबसे तेज तरीका या सबसे तेज माध्यम आप यहां पर बोल सकते हैं। समझ में आ गई बात? आपके सामने चार ऑप्शन दिए जाएं और ये कहा जाए आपसे कि इन चारों में से सबसे तेज किसमें डेटा ट्रैवल करेगा, तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्टिकल फाइबर केबल, ठीक है, या फाइबर ऑप्टिक्स। क्यों? क्योंकि लाइट की फॉर्म में डेटा ट्रैवल कर रहा है और पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में सबसे तेज लाइट ही तो ट्रैवल करती है। इसके बाद है ना हमारे पास एक और केबल या तार आती है जिसको ट्विस्टेड पेयर केबल कहते हैं। बेटा ये ध्यान रखना, इन तारों के कोई हिंदी नाम नहीं होते, जैसा अंग्रेजी में लिखा जा रहा है वैसे हिंदी में लिखा जाएगा, इसलिए मैं हिंदी नहीं लिख रहा, कोई दिक्कत नहीं है। माफ कीजिएगा, सॉरी। तो ट्विस्टेड पेयर केबल के बारे में मैं आपको बता दूं, ये वही वाली केबल या तार होती है जो आपके कंप्यूटर में इंटरनेट के लिए लगाई जाती है। अगर आप में से किसी ने अपने कंप्यूटर में इंटरनेट की तार लगाई है तो उसी तार को ट्विस्टेड पेयर केबल के नाम से बोला जाता है। अब ये ध्यान रखना कि इस ट्विस्टेड पेयर केबल में, जैसे ये मान लो तार है, ये पूरे पीछे से तार आ रही है, तो इस तार के मुहाने पर यानी कि माउथ पर एक कनेक्टर लगाया जाता है। और वो कनेक्टर लगाने के बाद, जैसे ये समझ लो ये तार है वायर, और इसके मुहाने पर एक कनेक्टर लगाया जाएगा ऐसे, और फिर इस कनेक्टर को कंप्यूटर में लगाया जाता है। तो उस कनेक्टर का भी बेटा अपना एक नाम होता है जो पूछ लिया जाता है एग्जाम में, जिसे RJ45 कनेक्टर के नाम से बोलते हैं। यहां पर RJ शब्द का मतलब होता है रजिस्टर्ड जैक। मैं यहां लिख देता हूं, RJ शब्द का मतलब क्या है? रजिस्टर्ड जैक। इसका कोई हिंदी नाम नहीं होता, ठीक है? तो रजिस्टर्ड जैक 45 यानी 45 कनेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है इंटरनेट का डाटा कंप्यूटर में देने के लिए ट्विस्टेड पेयर केबल में। बट एक कनेक्टर और भी होता है, इसका भी नाम लिख लीजिए, दैट इज RJ11 कनेक्टर। ये भी इस्तेमाल में लाया जाता है, बट हमारे कंट्री या हमारे देश में जनरली इंटरनेट के लिए RJ45 कनेक्टर का ही इस्तेमाल करते हैं, बट जैसे अमेरिका जैसे देशों में RJ11 का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो दो कनेक्टर हो सकते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल के लिए, RJ45 और RJ11। अब इस ट्विस्टेड पेयर केबल में बेटा ये होती तो वैसे एक ही तार है, जैसे ये समझ लो जो मार्कर मेरे हाथ में है ये केबल है, तार है, बट जब इसको खोल के देखेंगे अंदर इसके, तो पता चला कि इसके अंदर भी पतले पतले 8 तार होते हैं। कितने? 8 वायर, 8 तार होते हैं। हो सकता है कि कहीं बहुत ज्यादा डीप में जब ये क्वेश्चन पूछा जाए तो ये भी पूछ लें कि ट्विस्टेड पेयर केबल के अंदर जो तार होते हैं उनके कलर कौन कौन से होते हैं। मतलब एक ही केबल के अंदर जो पतले पतले तार होते हैं उनके कलर भी होते हैं क्या? हाँ, अलग अलग कलर्स भी होते हैं। ये बहुत ज्यादा जब डीप में पूछता है ना क्वेश्चन तब पूछा जा सकता है, ठीक है ना? समझ गए ना? ये ऊपर का जो आवरण आपको दिखाई दे रहा है, ऊपर का जो कवर आपको दिखाई दे रहा है, ये मान लो एक तार है, एक वायर है, पर जब इसको खोलूंगा मैं तो इसके अंदर 8 पतले पतले तार और होंगे। तो उन 8 पतले पतले तारों का रंग होता है, ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज ब्राउन। एक कलर होता है, एक तार होती है ब्राउन कलर की, यानी कत्थई जैसे कहा जाता है, ब्राउन कलर। और इसी के साथ है ना एक तार और होती है जो ब्राउन वाइट होगी, ब्राउन वाइट।
मतलब क्या मीनिंग है? मीनिंग आप ऐसे समझ लो कि एक ही तार आपको दिखाई दे रही होगी जिसमें कत्थई कलर भी दिख रहा होता है और सफेद रंग भी दिख रहा होता है। ब्राउन वाइट सी दिख रही होती है वो, और एक कलर ब्राउन कलर की होगी। ठीक है ना? तो दो मान लो हमारे पास केबल या तार आ गए, मतलब दो पतले पतले तार आ गए जिनका कलर क्या है? ब्राउन और ब्राउन वाइट। ऐसे ही इसके अंदर है ना एक और पतला सा तार होगा जिसका कलर होता है बेटा ब्लू यानी कि नीला, और एक दूसरा ब्लू वाइट होगा यानी नीला सफेद। एक तीसरा तार और होता है इसके अंदर, दैट इज ऑरेंज यानी कि नारंगी कलर का, और एक और तार होगा जिसमें ऑरेंज वाइट कलर होता है, और एक तार और होगा जिसमें ग्रीन कलर आपको दिखाई दे रहा होगा यानी हरा रंग, और ग्रीन वाइट यानी कि हरा सफेद। बताओ बेटा बात समझ में आ गई या नहीं? तो मैं आपको फिर से बता दूं कि ये जो कलर के नाम है ना, ये तारों के रंग के जो नाम है, ये बहुत ज्यादा डीप में अगर क्वेश्चन पूछा गया तब पूछ सकते हैं। अगर याद हो जाए तो ठीक है, नहीं हो जाए तो छोड़ देना, कोई बात नहीं। बस इतना याद रखना कि ट्विस्टेड पेयर केबल में जिस कनेक्टर का हम इस्तेमाल करते हैं वो RJ45 और RJ11 के नाम से जाना जाता है, जिसमें हमारे इंडिया में RJ45 कनेक्टर का ही इस्तेमाल करता है। ठीक है? तो टोटल कितने तार हो गए? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल मिला के 8 वायर्स होते हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है। अब इसके बाद एक तार और मैंने आपको बताई थी, और उस तार या वायर का नाम है बेटा कोएक्सियल केबल। उस वायर का नाम होता है कोएक्सियल केबल। यहां लिख देता हूं, कोएक्सियल केबल। ठीक है जी। तो ये कौन सी तार है, ये कौन सी केबल है? बेटा ये वही वाली केबल है जो आपके घर में टीवी के साथ सेटअप बॉक्स लगा हुआ है, उसी सेटअप बॉक्स के साथ आपके घर के ऊपर छत पर कहीं डिश एंटीना लगा होगा जिसको DTH कहा जाता है, डायरेक्ट टू होम, और वहां से एक केबल या तार आपके घर में टीवी के पास रखे हुए सेटअप बॉक्स में लगाई गई होगी, तो वो केबल कहलाती है कोएक्सियल केबल। फिर वो एक अलग बात है कि सेटअप बॉक्स से एक केबल आपके टीवी में भी लगाई गई होगी, वो केबल आपकी फिर HDMI केबल कहलाती है, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस केबल। ठीक है? तो कोएक्सियल केबल बेसिकली टीवी वगैरह का जो कम्युनिकेशन होता है उसमें इस्तेमाल में लाई जाती है। तो टोटल मिला के है ना हमारे पास 3 तरीके की वायर हैं डाटा कम्युनिकेशन के लिए, डाटा के स्थानांतरण के लिए। एक हो गया ऑप्टिकल फाइबर केबल, एक ट्विस्टेड पेयर केबल, और तीसरा कोएक्सियल केबल। नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए। बाकी आपको बताइए, अगर आप नोट नहीं करना चाहते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरा टेलीग्राम चैनल आपको बताइए कंप्यूटर बाय यतेंद्र सर के नाम से है, वहां पर नेटवर्किंग के नाम की कंप्लीट क्लास PDF आपको मिल जाएगी, जिसको डाउनलोड करके आप प्रिंट आउट निकलवा कर भी पढ़ सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। और लिख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो बेसिकली हमें ये समझ में आ गया कि अगर हमारे पास कोई वायर कनेक्शन है, ठीक है, तार के द्वारा, तो वो कितने प्रकार का हो सकता है। ठीक। अब इसके बाद दूसरा मैंने आपको चैनल बताया, दैट इज वायरलेस, यानी कि अगर आपको डाटा को बिना तार के भेजना है, बिना वायर के यानी बिना तार के, तो बेसिकली यहां पर हम इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, बेटा इनको हिंदी में कहा जाता है विद्युत चुंबकीय तरंगें। विद्युत चुंबकीय तरंगें। क्लियर है? तो इन विद्युत चुंबकीय तरंगों में 3 एग्जाम्पल है हमारे पास। वैसे विद्युत चुंबकीय तरंग लाइट भी होती है, हमने ऑप्टिकल फाइबर केबल के अंदर देखा ना कि डेटा हमारा लाइट की फॉर्म में ट्रेवल करता है, तो लाइट यानी प्रकाश भी एक विद्युत चुंबकीय तरंग होती है जो सूर्य से हमारे पास आती है ना? बट डेटा कम्युनिकेशन में यानी डाटा को संचार करने के केस में हम केवल 3 ही तरंगों का इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो 3 तरंगे होती हैं बेटा। सबसे पहला नाम है रेडियो वेव्स, जिनको हिंदी में रेडियो तरंगे ही कहा जाता है। ठीक है, हिंदी में भी वही नाम होते हैं जो अंग्रेजी में लिखे गए हैं। दूसरा नाम होता है माइक्रोवेव्स, जिसको हिंदी में माइक्रो तरंगे कहा जाता है। और तीसरा नाम होता है बेटा इंफ्रारेड वेव्स,
जिसको हिंदी में भी इंफ्रारेड के नाम से ही बोला जाता है। इंफ्रारेड तरंगें। अब इनमें भी कुछ एग्जाम्पल बन सकते हैं, जैसे, या इनमें भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। जैसे अगर आपसे ये पूछा जाए कि बहुत लंबी दूरी के लिए, यानी कि लॉन्गेस्ट डिस्टेंस के लिए किस प्रकार की तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है नेटवर्किंग में, है ना, डाटा कम्युनिकेशन में, तो इसका सही आंसर होगा रेडियो वेव। ठीक है, तो मैं, आप इसके आगे लिख लेना, यहाँ जगह नहीं है इसलिए मैं ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, तो रेडियो वेव के केस में ना ये बात आप नोट कर लीजिए कि रेडियो वेव का इस्तेमाल किया जाता है बहुत लंबी दूरी के लिए, यानी हम लिख सकते हैं लॉन्गेस्ट डिस्टेंस, हिंदी में कहा जाएगा लंबी दूरी। बट ये ध्यान रखिएगा कि रेडियो वेव का इस्तेमाल एक दूसरे तरीके से भी किया जाता है, जिसमें हम शॉर्ट डिस्टेंस भी कवर करते हैं, है ना, पर वो शॉर्ट रेंज रेडियो वेव्स कहलाती हैं, उनको बोलते हैं शॉर्ट रेंज रेडियो वेव्स। ठीक है, जैसे हिंदी में कहा जाएगा कम दूरी की रेडियो तरंगें, कम दूरी की रेडियो तरंगें उन्हें बोला जाता है। समझ में आ गई बात? जैसे उदाहरण के लिए अगर आप रेडियो एफएम वगैरह सुनते हैं, तो जो वेव्स आपके पास आती हैं, जैसे कार में आप रेडियो एफएम सुन रहे हैं, तो जो आपके पास वेव या तरंगे आ रही हैं वो रेडियो वेव ही होती हैं, लॉन्ग डिस्टेंस वाली, क्योंकि आपके शहर में, आपके सिटी में कहीं ना कहीं एक रेडियो स्टेशन बना होगा और उसी रेडियो स्टेशन से रेडियो वेव को ब्रॉडकास्ट कर दिया जाता है एक शहर की रेंज के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो उसी शहर की रेंज में जो रेडियो वेव ब्रॉडकास्ट हो रही होंगी, तो उन्हीं को आप रिसीव करते हो और आवाज सुनते रहते हो, गाने सुनते रहते हो कार में, है ना। बट जैसे अगर हम माउस की, कीबोर्ड की बात करें, तो इनमें ना जो वायरलेस कीबोर्ड या वायरलेस माउस आते हैं, उनमें शॉर्ट रेंज रेडियो वेव ही इस्तेमाल होती है। तो इसमें भी दो तरीके हैं, ये ध्यान रखना। बट केवल अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे लंबी दूरी तक अगर डाटा ट्रेवल कराना है आपको, तो कौन सी तरंगों का इस्तेमाल करते हैं, तो आंसर रेडियो वेव ही होगा। इसके बाद आता है माइक्रोवेव। ठीक है जी, तो माइक्रोवेव्स का इस्तेमाल है ना, ऐसे समझ लो, मतलब बहुत लंबी दूरी के लिए भी नहीं करना, ठीक है, माइक्रोवेव्स, और बहुत छोटी दूरी के लिए भी नहीं होता, बीच में होता है ना। इसीलिए इसका एग्जांपल होता है बेटा, दैट इज मोबाइल कम्युनिकेशन। ये जितना भी मोबाइल कम्युनिकेशन हम देख रहे हैं, इन सभी में माइक्रोवेव्स का ही इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हिंदी में कह सकते हैं मोबाइल संचार। जैसे हम अपने मोबाइल फोन में सिम लगा लेते हैं और उस सिम के थ्रू कॉल भी करते हैं और इंटरनेट वगैरह भी यूज कर लेते हैं, तो हमारे मोबाइल फोन में जो सिम लगी हुई है उसके पास सिग्नल कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, तो पता चला कि हमारे नजदीक में एक टावर होगा, मोबाइल फोन टावर, और उसी मोबाइल फोन टावर से हमारे पास सिग्नल्स आ रहे हैं या हम उस मोबाइल फोन को, टावर को सिग्नल भेज रहे हैं। तो ये जो सिग्नल आ रहे हैं जा रहे हैं, ये माइक्रोवेव्स होती है, माइक्रो तरंगें कहलाती हैं। ठीक है, इसके बाद है ना आता है इंफ्रारेड। तो इंफ्रारेड के बारे में लिख लो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इसको आप ऐसा लिख लो कि अगर कम से कम दूरी है, बहुत कम दूरी है, तो आप इंफ्रारेड का इस्तेमाल करेंगे। तो अगला पॉइंट लिख लीजिए, इंफ्रारेड वेव्स। ठीक है, तो हम यहां लिख देंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, हिंदी में कहा जाएगा बहुत कम दूरी, बहुत कम दूरी के लिए अगर आपको डाटा स्थानांतरित करना है, डाटा को ट्रेवल कराना है, डाटा को भेजना है, तो हम यहाँ पर इंफ्रारेड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे इंफ्रारेड का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, एग्जाम्पल है जैसे कि टीवी या एसी का रिमोट कंट्रोल, टीवी का या एसी का रिमोट कंट्रोल। आप जब कभी भी है ना टीवी या एसी का रिमोट कंट्रोल से बटन दबाते हैं, तो आपके टीवी या एसी में जो सेंसर्स लगे होते हैं वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की इंफ्रारेड वेव को रिसीव करते हैं, यानी सेंस करते हैं, और वो फंक्शन फिर काम कर जाता है। क्योंकि देखो हर बटन जो दे रखा है उसमें हर बटन की अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है इंफ्रारेड की, यानी आपने अगर पावर का बटन दबाया है तो पावर के बटन की अलग फ्रीक्वेंसी होगी, तो टीवी या एसी में लगे हुए सेंसर्स वो पावर को ऑन या पावर को ऑफ कर देंगे, ये फंक्शन ऐसे काम कर जाता है। समझ में आ गई बात?
तो टीवी या एसी के रिमोट कंट्रोल में हम क्या यूज कर रहे होते हैं, बेसिकली इंफ्रारेड वेव का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। खैर पता है और भी जगह यूज किया जाता है इंफ्रारेड, जैसे है ना, जैसे पहले ना मोबाइल फोन में या मोबाइल फोन के थ्रू है ना इंटरनेट चलाने के लिए भी इंफ्रारेड का ऑप्शन आया था। नोकिया की जब पहले फोन आया करते थे, तो नोकिया का 3310 या ऐसे कोई मॉडल था, उसमें हमने ये चीज़ देखी थी कि आप उस फोन में इंफ्रारेड को ऑन करके मोबाइल फोन का जो डाटा है, इंटरनेट डाटा है, वो आप कंप्यूटर में कनेक्ट कर सकते थे, या मोबाइल फोन का इंटरनेट आप कंप्यूटर में कनेक्ट कर सकते थे, मतलब लैपटॉप वगैरह में। समझ में आ रहा है? तो वो इंफ्रारेड के थ्रू कनेक्ट हो जाता था। समझ में आ गई बात? तो आई होप सो है ना, ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी कि अगर हम कोई नेटवर्क बना रहे हैं तो उस नेटवर्क में हमें बेसिकली डाटा को स्थानांतरित ही करना होता है, डाटा को ट्रेवल कराना होता है, ट्रांसफर करना होता है। बट इसके लिए भी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें वायर और वायरलेस दोनों तरीके के माध्यम का इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है तो पूछिए। बाकी अगली बात ये आती है कि जैसे मान लो हमने एक घर, कोई घर है या कोई बिल्डिंग है, इसके अंदर मान लो हमने कोई नेटवर्क बना लिया है कंप्यूटर्स को जोड़ के। ठीक है, हम डाटा एक दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर कर रहे हैं, हमने एक नेटवर्क बना लिया। क्या इसको कोई नाम दिया जा सकता है? या मान लो कोई एक ऐसा नेटवर्क बनाया गया है जो पूरे शहर में फैला हो, क्या इसको कोई नाम दिया जा सकता है? या कोई ऐसा नेटवर्क जो पूरी दुनिया में ही फैला हो, क्या उसको कोई नाम दिया जा सकता है? तो अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स, यानी नेटवर्क के प्रकार। क्योंकि देखो नेटवर्क अलग अलग तरीके के बनाए गए हैं, और बनाए गए हैं उनकी रेंज के अकॉर्डिंग, यानी उनके दायरे के अकॉर्डिंग। ठीक है, और ये कोई अलग से नाम नहीं है, ये नाम शायद आपने पहले भी सुन रखे होंगे। आपने लैन, मैन, वैन, ये नाम सुने? आई होप सो के सुने ही होंगे, कहीं ना कहीं क्वेश्चन में, किताब में कहीं ना कहीं पढ़े भी होंगे इसके बारे में, आपने इनके बारे में पढ़ा होगा आपने। ठीक, तो अगला हेडिंग डालिए नेटवर्क्स। तो अलग अलग अगर ये नाम्स हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है, जैसे कि लैन, मैन, वैन, कैन, पैन, तो ये सब होते क्या है, इनमें डिफरेंस क्या होता है, ये हमें पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन और भी ऐसे पूछा जा सकता है कि अगर कई सारे लैन, मैन, पैन, कैन दे रखे हों, तो इनको अरेंज करो छोटे से बढ़ते हुए क्रम में। तो मैं यहाँ पर सही क्रम लिखने जा रहा हूँ। देखो बेटा, नेटवर्क्स में सबसे छोटा नेटवर्क होता है पैन, और इनसे बड़ा नेटवर्क, पैन से बड़ा नेटवर्क होता है लैन, लैन से बड़ा नेटवर्क होता है कैन, कैन से बड़ा नेटवर्क होता है बेटा मैन, और मैन से बड़ा नेटवर्क होता है बेटा वैन। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना। ठीक है, पैन, लैन, कैन, मैन, वैन, ये टोटल मिला के 5 नेटवर्क्स कंसीडर किए जाते हैं। होते तो और भी बहुत सारे हैं, बट जनरली जो आपके पेपर्स में पूछे जाते हैं वो कुछ यही नेटवर्क्स होंगे, जिनमें सबसे छोटा होगा पैन और सबसे बड़ा वैन कहलाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर है ना, हम पैन का जिक्र करते हैं। पैन क्या चीज होती है? सबसे पहले तो पैन का फुल फॉर्म देख लो। पैन को बोलते हैं बेटा पर्सनल एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है जी, एक पॉइंट और लिखेंगे, पूरे नेटवर्क में जितने भी नेटवर्क्स हैं, सबसे स्मॉलेस्ट नेटवर्क, सबसे छोटा नेटवर्क यही होता है, सबसे छोटा नेटवर्क, इससे छोटा कोई भी नेटवर्क नहीं है। तो ये मतलब रेंज क्या है इसकी, और इसका एग्जाम्पल क्या है, सबसे छोटा नेटवर्क है तो बेटा इसका रेंज और एग्जाम्पल दोनों एक ही है, एक ही चीज है। जैसे समझाता हूं, आप यहां पर एग्जाम्पल लिख लो। एग्जाम्पल में आप लिखिए दैट इज मोबाइल हॉटस्पॉट। आपने कभी अपने मोबाइल फोन से हॉटस्पॉट ऑन किया है? और ऑन क्यों किया था? क्योंकि हमारे एक दोस्त ने या हमारे चिर परिचित ने ये कहा था कि मेरे को जो मोबाइल डाटा मिला था पूरे दिन का, वो खत्म हो गया है, अब आप अपना मोबाइल हॉटस्पॉट ऑन कर दो जिससे मैं इंटरनेट चला लूँ, है ना? तो इसीलिए आपने मोबाइल हॉटस्पॉट ऑन किया, और इसी मोबाइल हॉटस्पॉट को मोबाइल टेथरिंग भी कहा जाता है, मोबाइल टेथरिंग भी कहा जाता है। ठीक है जी, इसके थ्रू क्या होगा कि आप अपने मोबाइल फोन में हॉटस्पॉट ऑन कर लेंगे, तो अब आपके फोन का जो डाटा है ना, या इंटरनेट कनेक्शन, वो आपके दोस्त के फोन में भी जाना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना? तो उस कंडीशन में आपका फोन ऐसे ही काम करता है जैसे कहीं आपके घर में राउटर लगा होता है इंटरनेट चलाने के लिए, तो वैसे ही बन जाता है उस समय फोन आपका। भाई अगर आप अपने घर में इंटरनेट कनेक्शन लगवाते हैं, तो एक राउटर नाम की डिवाइस लगती है ना घर में,
उससे आप वायरलेस या वायर के थ्रू कनेक्ट कर लेते हैं अपने कंप्यूटर को, लैपटॉप को, मोबाइल को, टैबलेट को, है ना। तो इसी तरीके से जब मोबाइल हॉटस्पॉट ऑन किया जाता है, मोबाइल टेथरिंग ऑन होती है, तो उस कंडीशन में आपका फोन भी एक राउटर जैसा बन जाता है जो और डिवाइसेस को इंटरनेट कनेक्शन दे सकता है। तो बेसिकली इस मोबाइल हॉटस्पॉट की है ना रेंज बहुत ज़्यादा नहीं होती है, बहुत कम दूरी में ही काम करेगा। अगर कोई व्यक्ति मोबाइल हॉटस्पॉट ऑन करके दूर 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 होता चला जाए तो कुछ ही दूरी बाद ही ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, नहीं काम करेगा। इसके अलावा एक और एग्जांपल हो सकता है, दैट इज ब्लूटूथ। भाई आप ब्लूटूथ के थ्रू भी फाइल ट्रांसफर कर लेते हो एक फोन से दूसरे फोन में या एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में। हाँ, तो ब्लूटूथ भी है ना बहुत लंबी दूरी तक काम नहीं करता, ठीक है। तो ब्लूटूथ भी है ना बेसिकली पर्सनल एरिया नेटवर्क का ही एग्जांपल होता है। समझ में आ गई बात। देखो एक बात और लिख लेना कि ब्लूटूथ में ना अप्रोक्सीमेट ये कहा जाता है कि करीब करीब 10, अप्रोक्स ऐसे लिख लो, अप्रोक्स 10 मीटर से लेकर 100 मीटर की दूरी तक ये काम कर सकता है, ठीक है। 10 से 100 मीटर तक काम कर जाएगा, बट इन सम केसेस, मतलब एक स्पेशल केसेस में, सम केसेस में 100 मीटर तक जा सकता है, वरना 10-20 मीटर तक की दूरी तक काम करता है बस। अब इसमें भी क्या होता है ना, ब्लूटूथ में क्लासेस होती हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। तो वो डिपेंड करता है कि आपके डिवाइस में कौन सी क्लास का ब्लूटूथ लगा हुआ है, क्लास 1 वाला है, 2 वाला है, 3 वाला है। उस पर भी डिपेंड करता है कि कितनी दूरी तक ब्लूटूथ काम करेगा, ठीक है। तो अप्रोक्स 10 से 100 मीटर तक की दूरी आप कह सकते हैं कि काम कर जाएगी ब्लूटूथ के केस में, ठीक है जी। तो ये कहलाता है आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क यानी कि पैन। इससे छोटा कोई नेटवर्क नहीं होता। इसके बाद आता है लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क। ये क्या होता है, देखो जी, लोकल एरिया नेटवर्क, सबसे पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखना कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो नेटवर्क बनाया जाता है, सबसे ज्यादा नेटवर्क जो चल रहा है, वो लोकल एरिया नेटवर्क ही होता है। तो पहला पॉइंट तो हम यहां पर यही लिखेंगे, मोस्टली यूज्ड, मोस्टली यूज्ड नेटवर्क। हिंदी में कहा जाएगा सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा उपयोग में लाया जाने वाला, उपयोग में लाया जाने वाला, जाने वाला ये नेटवर्क कौन सा है, इसी को हम है ना लोकल एरिया नेटवर्क यानी लैन के नाम से बोल देंगे। पर लोकल एरिया नेटवर्क को लोकल एरिया नेटवर्क कहने का मीनिंग क्या है, तो ये बात पता चलेगी इसकी रेंज यानी कि दायरे से। जैसे कि इसका रेंज होता है बेटा विद इन अ बिल्डिंग, यानी कि एक बिल्डिंग के अंदर बनाया गया नेटवर्क, विद इन ए बिल्डिंग। समझ में आ गया। और आप लिख सकते हैं अप्रोक्स 1 किलोमीटर, अप्रोक्स 1 किलोमीटर, ठीक है। यानी अगर आपने कोई नेटवर्क बनाया है जो किसी बिल्डिंग के अंदर बना हुआ है, अब बिल्डिंग के अंदर का मतलब कोई बड़ी सी बिल्डिंग ऐसा जरूरी नहीं है, एक कमरे के अंदर हो तो बिल्डिंग कहा जाता है। जैसे इस कमरे के अंदर मैं कई सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करके जोड़कर एक नेटवर्क बना रहा हूँ, तो ये भी लोकल एरिया नेटवर्क है। मान लीजिए अगर 2 4 5 मंजिला इमारत है ना, उसको, उसके अंदर है ना कंप्यूटर्स को जोड़कर एक नेटवर्क बनाया गया है, तो वो भी लोकल एरिया नेटवर्क है। अगर आप किसी कंप्यूटर लैब में चले जाएं जहां पर 10 20 50 100 कंप्यूटर रखे हों, तो वो कंप्यूटर्स अगर आपस में जुड़े हुए हैं तो उसको भी लोकल एरिया नेटवर्क बोलेंगे। आप किसी लाइब्रेरी में चले जाओ जहां वाईफाई कनेक्शन लगा हो, जहां पर वाईफाई का इस्तेमाल करके सभी लोग अपने फ़ोन में या लैपटॉप में इंटरनेट चला लेते हैं, तो वो भी लोकल एरिया नेटवर्क कहलाएगा। आप किसी साइबर कैफ़े में चले जाओ जिसको इंटरनेट कैफ़े भी कहा जाता है, तो वहां पर भी लोकल एरिया नेटवर्क ही बना हुआ होता है। यानी आप मोस्ट ऑफ द जगह पर जहां कहीं भी जाएंगे वहां लोकल एरिया नेटवर्क ही बना हुआ है। जैसे मान लो आप है ना, आई थिंक जहां तक मैं सही हूँ जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ आपको, कि अगर हम गोरखपुर चले जाएं, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जगह है, वहां पर आई थिंक इंडिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन बना हुआ है ना, गोरखपुर में ही है शायद, 1 किलोमीटर की एरिया में है पूरा, इतना लंबा रेलवे स्टेशन है। तो अगर मान लो उस पूरे रेलवे स्टेशन पर वाईफाई लगा दिया जाए, ठीक है, और वो वाईफाई यूज हो रहा हो पूरे रेलवे स्टेशन पे, तो वो भी लोकल एरिया नेटवर्क कहलाएगा, है ना। तो ये एक रेंज या एक दायरा बनाया गया है हर एक नेटवर्क का नाम देने के लिए। तो कहा गया कि एक बिल्डिंग के अंदर या अप्रोक्स 1 किलोमीटर के एरिया में अगर कोई नेटवर्क होगा तो उसे लोकल एरिया नेटवर्क बोलेंगे। बट
ये जैसे 1 किलोमीटर लिखा हुआ है, तो ये कोई फिक्स लाइन नहीं होती है कि आप 1 किलोमीटर के एरिया से जैसे ही थोड़ा सा एक कदम बाहर निकले तो लोकल एरिया नेटवर्क खत्म। ये अप्रोक्सीमेट होती है। 1.5 किलोमीटर भी हो सकता है लोकल एरिया नेटवर्क। समझ में आ गया? तो एक अप्रोक्सीमेट रेंज है ना, ऐसे लिखकर बताई जाती है। अब लोकल एरिया नेटवर्क चूंकि सबसे ज्यादा बनाया जाता है, सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलता है, तो इसके कुछ और भी पॉइंट हो सकते हैं। इसको और भी कई तरीके से समझा जा सकता है। जैसे आप नीचे लिखना, मैं जगह नहीं है तो ऊपर लिख रहा हूं। देखिए, लोकल एरिया नेटवर्क को ना दो तरीके से बनाया जा सकता है। या तो हम इसको प्राइवेट तरीके से बना दें, जिसको प्राइवेट लोकल एरिया नेटवर्क कहा जाएगा। क्या मीनिंग है इस बात का? इसका मतलब यह है कि अगर इस हॉल के अंदर, जहां पर इस समय मैं अभी क्लास ले रहा हूं, इसमें मान लो 10 कंप्यूटर को आपस में एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया जाए, और ये 10 के 10 कंप्यूटर आपस में एक दूसरे को डाटा भी ट्रांसफर कर रहे हो, है ना? बट ये 10 के 10 कंप्यूटर आउटसाइड वर्ल्ड में, यानी कहीं पर भी किसी को डाटा या मैसेज नहीं भेज सकते हैं, और ना ही आउटसाइड वर्ल्ड से कोई डाटा या मैसेज इन कंप्यूटर में आ सकता। कहने का मतलब यहीं के यहीं आपस में एक दूसरे को डाटा भेज रहे हैं। तो इसको हम प्राइवेट लैन, या फिर हम इसको पर्सनल लैन के नाम से भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पर्सनल लोकल एरिया नेटवर्क। ये प्राइवेट तरीके से बनाया गया है, किसी का अपना खुद का लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक। बट लोकल एरिया नेटवर्क पब्लिक तरीके से भी काम करता है, जिसको पब्लिक लैन कहा जाएगा। इसका क्या मीनिंग है? जैसे मान लो यहां पर इस कमरे में 10 कंप्यूटर रखे हुए हैं, और इन 10 के 10 कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्ट है। तो ऑब्वियस है कि यहां रखे हुए हर एक कंप्यूटर से आप आउटसाइड वर्ल्ड में कहीं पर भी मैसेज कर सकते हो। जैसे यहां पर अगर इंटरनेट चल रहा है कंप्यूटर्स में, तो आपका अगर दोस्त कोई अमेरिका में रहता है, तो अमेरिका में रहने वाले दोस्त को आप यहां से मैसेज कर सकते हो? हाँ, कर सकते हैं। तो ये पब्लिकली हो गया ना, क्या पूरी दुनिया में कहीं से भी किसी को मैसेज भेज सकते हैं, मैसेज प्राप्त कर सकते हैं। तो पब्लिक लैन कहलाएगा। और पब्लिक लैन के केस में बस ये ध्यान रखना है कि ये पब्लिक लैन वहीं कहा जाएगा जहां पर इंटरनेट चल रहा हो। इंटरनेट चल रहा हो, वहीं पर हम पब्लिक लैन के नाम से बोल देंगे। ठीक है। आगे एक और पॉइंट लिखिए। लोकल एरिया नेटवर्क के केस में ना एक कंडीशन और भी हो सकती है कि ये वायर के थ्रू भी बनाया जा सकता है, यानी कि तार के थ्रू। जब लोकल एरिया नेटवर्क को वायर के थ्रू बनाया जाता है, तो हम इसको वायर्ड लोकल एरिया नेटवर्क कह देंगे। आप बोलेंगे ये कौन सी बड़ी बात बता दी आपने सर, क्योंकि वायर के थ्रू बन रहा है तो वायर्ड शब्द लगा दिया। बट इसको एक और नाम दिया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, और वो है दैट इज ईथरनेट। ये ध्यान रखना, इसी को ईथरनेट के नाम से बोल दिया जाता है। ईथरनेट कह दो, ईथरनेट लैन कह दो, एक ही बात है। तो जब आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए कि एक लोकल एरिया नेटवर्क जो वायर या तार के थ्रू बनाया गया हो, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे ईथरनेट कहा जाता है। क्या हम लोकल एरिया नेटवर्क को वायरलेस बना सकते हैं, यानी कि बिना तार के बना सकते हैं? तो आंसर है जी हाँ, बिना तार के भी बन जाएगा। तब हम उसको वायरलेस लैन यानी वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क कह देंगे, या फिर हम उसको केवल डब्लू लैन भी बोल देते हैं। ये ध्यान रखना कि कभी भी डब्लू लैन शब्द लिखा हुआ आ जाए तो वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क को ही कहा जाता है। क्योंकि डब्लू लैन यहां पर भी कह सकते हैं, देखो डब्लू और लैन। तो वायर्ड लोकल एरिया नेटवर्क यानी तार वाले लोकल एरिया नेटवर्क को कभी भी डब्लू लैन नहीं कहा जाता। डब्लू लैन अगर लिखा जाए तो वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क को ही कहा जाता है, जिसको आप वाई फाई के नाम से भी जानते हैं। मुझे कोई बताएगा कमेंट सेक्शन में कि वाई फाई की फुल फॉर्म क्या होती है? इज एनीबडी नोज वाई फाई की फुल फॉर्म क्या है? तो अगर आप कहीं पर ऐसा बोल रहे हैं ना कि यहाँ पर वाईफाई लगा हुआ है, वाईफाई चल रहा है, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि वो वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क ही होता है। वाईफाई की फुल फॉर्म होती है बेटा वायरलेस फिडेलिटी। ठीक है, एक तरीके से ऐसे समझ सकते हैं कि वायरलेस सर्विस, यानी आपको बिना तार के अगर कोई सर्विस मिल रही है तो उसे वायरलेस फिडेलिटी कहा जाता है। तो वाईफाई वायरलेस फिडेलिटी में वाई यहाँ से और फाई वहां से इस्तेमाल किया गया है।
बिल्कुल, संग्राम जी ने सबसे पहले आंसर दिया है, बिल्कुल सही आंसर है वायरलेस फिडेलिटी। तो ये बात ध्यान रखना कि अगर हम लोकल एरिया नेटवर्क की बात कर रहे हैं और उसे बिना तार के बनाया गया होगा तो उसे वाईफाई के नाम से भी आप बोल सकते हैं। समझ में आ गई सभी को बात? चलिए, अब इसके बाद हम जिक्र करेंगे एक और नेटवर्क की जिसे कैन कहा जाता है। ये क्या चीज है, समझते हैं इस बात को। देखो, अगला नाम लिखिए, दैट इज कैन। कैन का फुल फॉर्म होता है कैंपस एरिया नेटवर्क। कैंपस एरिया नेटवर्क। बट बेटा एक बात ध्यान रखिएगा कि कैन की फुल फॉर्म है ना, एक और भी मिल सकती है जिसको कंट्रोलर एरिया नेटवर्क कहा जाता है। बट कंट्रोलर एरिया नेटवर्क अलग है, कैंपस एरिया नेटवर्क अलग है। अच्छा, क्या हम यहाँ पर कैन की फुल फॉर्म या कैन को यहाँ पर कंट्रोलर एरिया नेटवर्क बोल सकते हैं अगर हमें यही क्रम लगाना हो तो? नहीं, वो अलग होता है। समझ में आई बात? यानी अगर आपको कंट्रोलर एरिया नेटवर्क शब्द इस्तेमाल करना है, बोलना है, कैन बोलना है, वो एक अलग चीज है। समझा देता हूँ क्या होता है वो। जैसे आपने फुली ऑटोमेटिक गाड़ियां देखी हैं, कार, जैसे कोई ऑडी देखी हो आपने, मसराती देखी हो आपने, या टेस्ला की गाड़ियां आपने देखी होंगी, है ना। ये फुली ऑटोमेटिक गाड़ियां होती हैं, हर चीज ऑटोमेटिक तरीके से काम कर रही होती है। टेस्ला तो इतना ऑटोमेटिक हो गया कि ड्राइवर अगर स्टेयरिंग को ना पकड़े और सो जाए गाड़ी में तब भी वो गाड़ी चलती रहती है। समझ में आया? तो इतनी ऑटोमेटिक गाड़ियों के अंदर एक कंप्यूटराइज सिस्टम होगा। जी हाँ, उसी को कारप्यूटर कहा जाता है। कंप्यूटर जैसा शब्द है ना, वैसे ही बनाया गया कारप्यूटर। और उसी फुली ऑटोमेटिक गाड़ियों के अंदर जो नेटवर्क बना हुआ है जिनसे सारी चीजें डिवाइसेस कनेक्ट हैं, उसको कंट्रोलर एरिया नेटवर्क कहा जाता है। तो अगर कभी कैन की फुल फॉर्म कंट्रोलर एरिया नेटवर्क लिखी हुई आ जाए और पूछा जाए ये कहाँ होता है, तो उसका सही आंसर होगा फुली ऑटोमेटेड व्हीकल के अंदर, फुली स्वचालित वाहनों के अंदर। ठीक। बट यहां पर कैन का मतलब क्या है, इसे कैंपस एरिया नेटवर्क बोलते हैं। इसका रेंज एग्जाम्पल सब एक ही चीज है। यानी अगर आपसे कहा जाए कि किसी कॉलेज के अंदर कोई नेटवर्क बना हुआ है, या किसी इस यूनिवर्सिटी के अंदर बना हुआ है, कोई विश्वविद्यालय है उसके अंदर का कोई नेटवर्क हो, या फिर अगर कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, है ना, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का कोई कैंपस हो और उस कैंपस में कोई नेटवर्क बना रखा है, तो उसी को कैंपस एरिया नेटवर्क के नाम से बोल देंगे। जैसे उदाहरण के लिए मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का नाम ले लेता हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी मान लो 2 4 5 किलोमीटर के एरिया में फैली हुई है, या 5 10 किलोमीटर के एरिया में फैली हुई है। तो इतने बड़े एरिया में जितनी भी बिल्डिंग्स हैं उन सभी में इंटरनेट कनेक्शन दिया गया है ना, या कोई प्राइवेट कनेक्शन भी हो सकता है। ठीक है, और पूरी बिल्डिंग, जितने भी बिल्डिंग है इस पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस में, सभी को एक ही नेटवर्क से जोड़ रखा है। ठीक। तो इतना बड़ा नेटवर्क कैंपस एरिया नेटवर्क कहलाएगा। दूसरी बात, जैसे बिजनेस कैंपस का मतलब क्या है, जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। आपने ना उत्तर प्रदेश में एक जगह का नाम शायद सुना होगा, गजरौला। नाम सुना है? मेरठ मुरादाबाद वाले एरिया में, रीजन में पड़ता है, उन्हीं के पास में ये शहर है, गजरौला के नाम से। तो उस गजरौला नाम के शहर में पता है करीब 30 32 किलोमीटर के एरिया में, 30 32 किलोमीटर एरिया बहुत बड़ा एरिया होता है। इतने बड़े एरिया में एक कंपनी का कैंपस है, एक बिजनेस कैंपस है एक कंपनी का। क्या है उस कंपनी का नाम? जुबिलेंट। ये कौन सी कंपनी है? आपने डोमिनोज पिज्जा खाया है? खाया ही होगा कभी ना कभी। तो डोमिनोज बेसिकली एक कंपनी है जो अमेरिका की, जो पिज्जा बनाती है। उस अमेरिका वाली कंपनी का पूरा ऑपरेशन इंडिया में जुबिलेंट नाम की कंपनी चलाती है। यानी डोमिनोज ने ये बोला इंडिया में किसी कंपनी को कि तुम हमारे डोमिनोज पिज्जा को बेचो, तुम पैसा कमाओ और कुछ पैसा हमें भी दो रॉयल्टी के नाम पर। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो जुबिलेंट नाम की कंपनी बेसिकली डोमिनोज पिज्जा को इंडिया में ऑपरेट करती है। समझ में आया? आप कभी डोमिनोज पिज्जा खाने जाना तो जो बिल दिया जाए ना आपको, उस बिल पे देखना कहीं ना कहीं जुबिलेंट ये शब्द लिखा हुआ जरूर मिल जाएगा आपको। तो वो एक कंपनी है जो गजरौला में है। अब बात ये आती है कि उस कंपनी ने 30 32 किलोमीटर के एरिया में बना क्या रखा है, इतना बड़ा एरिया एक शहर के अंदर। वहां बेसिकली उन्होंने पूरा सब कुछ सेटअप कर रखा है डोमिनोज का। यानी अगर पूरे इंडिया में डोमिनोज पिज्जा जिस डब्बे के अंदर रखा हुआ आता है, वो अगर बन रहा है वो वहीं बनता है। अगर बेंगलोर में भी आप पिज्जा खा रहे हो ना, और डोमिनोज का जो पिज्जा रख के जो डब्बा जो आता है, वो गजरौला से ही जाता है वहां पर। समझे? अगर मान लो बैंगलोर में या मान लो कलकत्ता में, अगर मान लो डोमिनोज पिज्जा का शोरूम वो है, एक स्टोर है,
और वहां अगर कोई मशीन लगी हुई है, वो मशीन खराब हो गई, या वहां पर कोई मशीन सेटअप की जानी है, वो गजरौला से ही जाएगी वहां पर। समझे नहीं? तो इस तरीके से ना गजरौला नाम की जगह से ही पूरे पूरे इंडिया में डोमिनोज पिज्जा को ऑपरेट किया जाता है, चलाया जाता है। अब आप बोलेंगे सर जो डोमिनोज का जो पिज्जा बेस होता है, डो, जिसे आटा, गुथा हुआ आटा कहते हैं, डो कहते हैं, वो भी क्या गजरौला से ही जाता है कि हर जगह? नहीं, वो गजरौला से हर जगह नहीं जाता। वो जो उसका आटा है, जो आटे से जिससे वो बेस बनाते हैं पिज्जा का, वो वहीं से जाता है। बस जो गुथा हुआ आटा है, वो डेली की डेली डोमिनोज पिज्जा में नहीं करते। जैसे हमारे घर में जब रोटियां बनाई जाती हैं, तो आटे को लेकर तभी के तभी हैंड टू हैंड उसको मैश किया जाता है, गूथा जाता है। वो वैसा नहीं होता वहां पर। अगर आप डोमिनोज पिज्जा में कभी पिज्जा खाने गए, तो पूरे चांस हैं कि आपको, ऐसा हो सकता है कि पूरे चांस हैं कि आप 3 दिन पुराना वो गुथा हुआ आटा खा रहे हो। मैक्सिमम 3 दिन बस। मतलब उस आटे को ऐसा गूथा गया होगा, मैश किया गया होगा 3 दिन पहले, जिसको आप आज खा रहे हो। आप बोलेंगे सर ये खराब नहीं है? नहीं, खराब नहीं है, क्योंकि इनके पास चिलर्स होते हैं। चिलर समझते हो? जैसे फ्रीज होता है, उसके ऊपर फ्रीजर होता है बर्फ जमाने के लिए, इनके ऊपर होता है चिलर, जिसमें अगर कोई सामान रखा जाए और वो बिल्कुल बर्फ की जैसे जम जाएगा, उसको फिर मतलब खराब नहीं होता वो। तो इनके पास चिलर्स होते हैं, उन चिलर्स में इन चीज़ों को रखा जाता है। ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आप सेम मान लो आज ही के दिन वो आटा तैयार किया गया हो और आज ही आप खाने पहुंच गए हो। ठीक है। और हो सकता है 3 दिन बाद वाला भी आप खा रहे हो। और हर एक स्टोर पर भी नहीं बनता ये। जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ कि ये जो आगरा अलीगढ़ का जो क्षेत्र है ना, उत्तर प्रदेश में आगरा अलीगढ़, यहाँ पर वो आटा है ना, कहाँ से आता है? गुथा हुआ आटा नोएडा से आता है। मतलब नोएडा से, या वो नोएडा में मशीनों में ये आटा गूथा जाता होगा, फिर वहां से उसमें चिलर्स में ट्रक होते हैं, चिलर वाले, उनमें रखा जाता है, फिर स्टोर्स पे दिया जाता है। और इस तरीके से हमें डोमिनोज पिज्जा खाने को मिलता है। चलो, आप बोलेंगे सर इतनी जानकारी आपको कैसे डोमिनोज के बारे में? अब वही है ना कि जब कोई चीज सामने हो रही होती है, तो दिमाग चलना चाहिए, क्वेश्चंस आने चाहिए हमारे दिमाग में। तो ऐसे ही एक दिन मैं खड़ा हुआ था, पिज्जा बनने में टाइम लग रहा था, मैंने कहा इसे यूटिलाइज करते हैं। मैंने कि बाल की खाल निकालते हैं। अच्छा आदमी था वो, जो वहां पर खड़ा हुआ था डोमिनोज वाला। मैं जैसे जैसे क्वेश्चन पूछता जा रहा था, मेरे को बताता भी जा रहा था वो। तो इस तरीके से सारी जानकारी मेरे को मिली। ठीक है। चलो, तो अब समझ में आया कि अगर किसी कंपनी ने अपना बहुत बड़ा बिजनेस कैंपस बना रखा है, या किसी यूनिवर्सिटी का कोई कैंपस है, और वहां अगर नेटवर्क बना रखा है उन्होंने, कंप्यूटर्स को जोड़कर, डिवाइसेस को जोड़कर, तो वो नेटवर्क कैंपस एरिया नेटवर्क कहलाता है। ठीक। अब आगे देखिए, इसके बाद है ना एक और नेटवर्क आता है जिसे मैन कहते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और इसकी रेंज होती है किसी टाउन या शहर के बराबर। मैन। तो अगला नाम लिखिए, दैट इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसकी रेंज लिखेंगे, यानी कितने बड़े दायरे को है ना मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहा जाता है। तो इसका सिंपल सा आंसर है किसी टाउन यानी कस्बे में, या फिर किसी सिटी यानी कि शहर में फैला हुआ नेटवर्क है ना, टाउन या सिटी नेटवर्क को हम क्या बोलेंगे? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के नाम से बोल देंगे। बेटा बात समझ में आ गई? अब सुनो, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? तो मैं आपको इसके दो एग्जाम्पल बताता हूँ। एक वायर वाला भी, यानी कि एक ऐसा नेटवर्क जो पूरे शहर में तार के थ्रू बनाया गया है, और एक वायरलेस बता देता हूँ, यानी कि बिना तार के पूरे शहर में नेटवर्क बनाया गया है। देखो, वायर की अगर हम बात करेंगे तो उसका एग्जाम्पल होता है बेटा, दैट इज लैंडलाइन कनेक्शन। लैंडलाइन कनेक्शन, जी हाँ बिल्कुल आप सही समझे। हम बात कर रहे हैं बीएसएनएल की, यानी कि भारत संचार निगम लिमिटेड की। आपको याद है ना? अब तो खैर कोई यूज नहीं करता। विशाल जी ने लिखा है, सर आपने पिज्जा वाले की क्लास ले ली। क्लास नहीं ली, मतलब मैं इंक्वायरी करता गया, पूछता गया, और वो बताता गया। तो तब मुझे पता चला कि ये चल कैसे रहा है बेसिकली। और इससे है ना एक एग्जाम्पल भी सेट हो गया, हम जो पढ़ रहे हो, तो अच्छी बात है। तो देखो लैंडलाइन कनेक्शन कैसे
कैसे हम इसको है ना मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बोलेंगे। आपको याद है बीएसएनएल वालों के जो लैंडलाइन फोन आते थे पहले चलते थे, अब तो खैर किसी ऑफिस वगैरह में रखा हुआ मिल जाए, वरना कोई यूज नहीं करता। आम आदमी तो नहीं यूज कर रहा जब से स्मार्टफोन और इंटरनेट का जमाना आया है। तो वो लैंडलाइन फोन कैसे ऑपरेट करते थे, बीएसएनएल का हर शहर में एक टेलीफोन एक्सचेंज होता था, और उस टेलीफोन एक्सचेंज से जमीन के अंदर अंदर अंडरग्राउंड है ना तार डाले जाते थे, बिजली वो उसके टेलीफोन वाले। फिर उन तारों को बाहर निकाला जाता था जमीन के ऊपर, एक बड़े बड़े बॉक्स टाइप के होते थे, उनसे कनेक्ट कर देते थे, और फिर वहां से तारों को ले जाया जाता था खंभों खंभों पर होकर आपके घरों तक। और इस तरीके से पूरे शहर में इतना बड़ा टेलीफोन नेटवर्क काम करता था। तो अगर पूरे शहर में टेलीफोन नेटवर्क में टेलीफोन घर में रखे हुए हैं जिनको आपस में जोड़ दिया गया है, तो ये भी तो नेटवर्क हो गया। तो ये कहलाएगा दैट इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जो तार से बना था। अगर हम वायरलेस की बात करें बिना तार की, तो इसका एग्जांपल होता है बेटा रेडियो एफएम। रेडियो एफएम ये क्या है? देखो आप है ना अपनी गाड़ी लेके जा रहे हो, दिल्ली एनसीआर में घूम रहे थे, तो वहां पर आपने 93.5 रेड एफएम की फ्रीक्वेंसी मैच की, जैसी सेट किया और आवाज आना गाना आना गाना आना शुरू हो गया, यानी आवाज सुन रहे हैं, गाने सुन रहे हैं आप। बट आप अपनी गाड़ी को लेकर अगर चंडीगढ़ की तरफ निकल जाएं है, तो वहां पर भी 93.5 रेड एफएम चल रहा होता है, बट वहां पर जो आरजे यानी रेडियो जॉकी होता है वो आवाज सुना रहा होता है पंजाबी वाली, या पंजाबी के ज्यादा गाने सुना रहा होता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि 93.5 रेड एफएम बेसिकली एफएम की एक कंपनी है जो दिल्ली एनसीआर में भी चलती है और चंडीगढ़ में भी चलती है, और इन्होंने दिल्ली में भी अपना बेस स्टेशन बना रखा है और चंडीगढ़ में भी बेस स्टेशन बना रखा है। तो वो एक शहर की रेंज के अकॉर्डिंग बना हुआ है बस। ऐसा नहीं है कि 93.5 रेड एफएम आप सुन रहे हैं चंडीगढ़ में तो वो दिल्ली वाला कैच कर रहा हो, ऐसा नहीं है, वो वहीं का कैच कर रहा होता है। तो वायरलेस नेटवर्क में रेडियो एफएम आप यहां पर एग्जांपल दे सकते हैं। इसके बाद आता है एक और नेटवर्क का नाम जिसे वैन कहा जाता है, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। देखो बेटा, वाइड एरिया नेटवर्क यानी कि वैन, ये सबसे बड़ा नेटवर्क है। वाइड एरिया नेटवर्क, क्या इससे बड़ा कोई नेटवर्क हो सकता है? नहीं। इसकी रेंज या दायरे की अगर हम बात करें तो इसका एग्जाम्पल से ही हम समझ जाएंगे कि ये कितना बड़ा है। पहले आप इसको ये लिख लो, बिगेस्ट नेटवर्क, यानी कि सबसे बड़ा नेटवर्क। जैसे कि पर्सनल एरिया नेटवर्क सबसे छोटा होता है, तो ये सबसे बड़ा नेटवर्क होता है। अब इसका एग्जाम्पल लिख लो, चाहे उसे रेंज कह दो, एक ही बात है, और आंसर है इंटरनेट। इंटरनेट पूरी दुनिया में फैला हुआ है, जी हाँ। तो इंटरनेट बेसिकली एक एग्जाम्पल है वाइड एरिया नेटवर्क का। समझ में आ गई बात? तो वाइड एरिया नेटवर्क की एक डेफिनेशन या परिभाषा भी दी जाती है, वो आप यहां लिख लीजिए। इसको बोला जाता है जियोग्राफिकली कलेक्शन ऑफ लेंस। ठीक है, हिंदी में कहा जाएगा लोकल एरिया नेटवर्कों का, ऐसे लिख लो, लैन नेटवर्कों का भौगोलिक समूह। भौगोलिक समूह को क्या कहा जाता है? इसको ही है ना इसको ही वैन कहा जाता है, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क कहा जाता है। अब वैन की डेफिनेशन में लैन क्यों लिखा है भाई, ये मैं आपको समझा देता हूं। देखो पूरी दुनिया में मैंने बताया सबसे ज्यादा जो नेटवर्क बनाया जाता है वो कौन सा होता है? लैन ही तो होता है। हमारे घर में कौन सा नेटवर्क है अगर इंटरनेट चल रहा है? तो लैन। हमारे पड़ोस में अगर इंटरनेट कनेक्शन है तो उनके घर में कौन सा नेटवर्क है? लैन। हमसे 2 4 5 किलोमीटर की दूरी पर हमारा रिश्तेदार रहता है, उसके घर में इंटरनेट कनेक्शन है तो कौन सा नेटवर्क है? लैन। हम दिल्ली में हैं, हमारा एक दोस्त बेंगलोर में रहता है, उसके घर पे भी इंटरनेट कनेक्शन है, उसके घर में कौन सा नेटवर्क है? लैन। हमारा एक दोस्त अमेरिका में भी रहता है, उसके घर पे भी इंटरनेट कनेक्शन है, तो वहां पर कौन सा नेटवर्क है? लैन। तो पूरी दुनिया में सब जगह ज्यादातर लैन ही तो है। तो इन सभी लैन 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 इनको मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा? वैन बन जाता है। समझ में आई बात? तो वैन की जो डेफिनेशन है वो ऐसी बोली जाती है, जियोग्राफिकली कलेक्शन ऑफ लैन, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्कों का भौगोलिक समूह। और एग्जाम्पल खुद इंटरनेट है। समझ में आ गई बात? यानी इंटरनेट ने पूरी दुनिया को एक दूसरे से कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल है वाइड एरिया नेटवर्क का। बताओ जी, बात समझ में आ गई या नहीं?
तो फाइनली हमें ये समझ में आ गया कि अगर हम पर्सनल एरिया नेटवर्क की बात करें तो ये सबसे छोटे नेटवर्क होते हैं, और वाइड एरिया नेटवर्क की बात करें तो ये सबसे बड़े नेटवर्क्स हैं। ये सबसे बड़ा नेटवर्क है क्योंकि एक ही नेटवर्क है वो। चलिए, तो यहाँ तक है ना, आप सभी लोगों को ये कहानी समझ में आ गई होगी। अब कोई डाउट है तो पूछो। अब है ना, मैं आपको एक अलग से और नेटवर्क के बारे में बताने जा रहा हूं, ठीक है, जो इस सीक्वेंस में नहीं रखा जाता। आप बोलें कि सर ये जो अभी 5 नेटवर्क का आपने सीक्वेंस लिखा था, इसमें ये कहाँ से कहाँ पर फिट किया जाएगा जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, तो वो उसे फिट नहीं करते हैं। वो 5 अलग हैं, ये अलग चीज है। हेडिंग डालिए, दैट इज वीपीएन। वीपीएन नाम सुना है आपने? इसको वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के नाम से बोला जाता है। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या है? ये कौन सा नेटवर्क है समझाता हूं, देखो। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क बेसिकली एक सिक्योर नेटवर्क होता है, और ये सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है इंटरनेट के ऊपर। हम एक शब्द में अगर कहें तो इसे सिक्योर नेटवर्क कह सकते हैं, यानी हिंदी में इसे कहा जाएगा सुरक्षित नेटवर्क। ठीक है जी। बट ये सुरक्षा किस पर प्रोवाइड की जा रही है? इंटरनेट के ऊपर ही। क्या मतलब है? देखो, अगर आपसे ये पूछा जाए आज के समय पर कि सबसे असुरक्षित यानी इनसिक्योर नेटवर्क कौन सा है, तो आप आंसर देंगे इंटरनेट। क्यों भाई? इंटरनेट के थ्रू ही आज की डेट में सबसे ज्यादा मालवेयर ट्रांसफर होते हैं। आपके कंप्यूटर में वायरस, वॉर्म, ट्रोजन अगर ये सब एंटर कर रहे हैं तो ये इंटरनेट के थ्रू ही आते हैं। अगर आपके साथ अगर कोई इस समय फ्रॉड होता है तो वो इंटरनेट के थ्रू हो रहा है आज के डेट में। अगर कोई हैकिंग वगैरह होती है तो वो इंटरनेट के थ्रू हो रही है। तो इंटरनेट आज की डेट में सबसे इनसिक्योर नेटवर्क है। बट इसी इनसिक्योर नेटवर्क के ऊपर अगर कोई सुरक्षा प्रदान कर दे तो वो क्या होगा? वही वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होगा। तो पहले तो डेफिनेशन लिखिए, इट इज अ सिक्योर नेटवर्क। इट इज ए सिक्योर नेटवर्क ओवर इंटरनेट। ओवर इंटरनेट समझ में आया? हिंदी में लिखा जाएगा इंटरनेट के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर सुरक्षित नेटवर्क। सुरक्षित नेटवर्क, इसी को क्या कहा जाएगा? दैट इज वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क कहा जाता है। अब इसको समझते हैं कि ये वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क इंटरनेट के ऊपर सुरक्षा कैसे प्रदान करता है। सुनिए, किसी है ना बिल्डिंग की अगर हम बात करें, कोई बिल्डिंग है हमारे, ठीक है, मल्टी बिल्डिंग है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, तो उसमें बहुत सारे लोग आते रहते हैं, बहुत सारे लोग जाते रहते हैं, है ना। कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है, कभी भी कोई मिसहैपनिंग हो जाए, चोरी डकैती हो जाए, तो इसलिए ना एक गार्ड को बिठाया जाता है मेन गेट पर, और उससे कहा जाता है उस बिल्डिंग के चेयरमैन या मेन पर्सन के द्वारा कि इस बिल्डिंग में जो भी अंदर जाए उसकी डिटेल लिखना, और जो बाहर जा रहा हो उसको भी देखना कि कौन बाहर निकल के गया किस टाइम पर। तो वो सारी डिटेल को लिखता रहता है कि इस टाइम पर है ना ये व्यक्ति बिल्डिंग के अंदर जा रहा है, ये व्यक्ति बिल्डिंग से बाहर निकल रहा है। ठीक है भाई। तो ये सारी है ना जो देख रेख है, मॉनिटरिंग है, ये किसके द्वारा की जा रही है? उस सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा की जा रही है, ताकि अगर कोई गड़बड़ी उसे फील हो तो वो तुरंत इन्फॉर्म कर देगा किसी को। अगर उसे लगे कि इस बिल्डिंग के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति गाड़ी लेके जा रहा है, या कोई ऐसा व्यक्ति घुस रहा है जिसको वो जानता ही नहीं और बता भी नहीं रहा है, जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहा है, मतलब कुछ गलत कर सकता है, तो वहीं के वहीं उसे रोकने की कोशिश करेगा। समझ रहे हैं? तो इसी तरीके से समझ लो कि वीपीएन काम करता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क मॉनिटरिंग का काम करता है, देख रेख का काम करता है। सपोज दैट कि कोई कंप्यूटर था ए, और ये बी से जुड़ना चाह रहा है, या तो बी को डाटा भेजेगा या बी से डाटा प्राप्त करेगा। अब ये काम कैसे हो सकता है? ये काम होता है बेटा इंटरनेट के थ्रू। आप इंटरनेट के थ्रू बी तक जुड़ सकते हैं, डाटा भेज सकते हैं या डाटा प्राप्त कर सकते हैं। अब हमें ये डर है कि इंटरनेट बीच में हम जो यूज कर रहे हैं उसके थ्रू हमारा कंप्यूटर में कोई नुकसान हो सकता है, कोई गड़बड़ी हो सकती है, हमारे साथ ही कोई फ्रॉड हो सकता है। तो हम ये जिम्मेदारी दे देते हैं बेटा वीपीएन को, यानी बोल देते हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क को कि तुम यहां पर मॉनिटरिंग का काम करना बीच में। ठीक है। मॉनिटरिंग को हिंदी में कहा जाता है देख रेख। उससे ये कहा जाता है कि तुम ये देख रेख करना कि हम जिससे कनेक्ट हो रहे हैं वो ठीक है या नहीं। दूसरी बात, अगर वहां से कोई डेटा आ रहा है तो उसे भी चेक करना कि वो सही है या नहीं। तो अब पहले तो ये होगा, देखो जैसे ही है ना हम यानी ए बी से कनेक्ट होने जाएगा,
तो ये रिक्वेस्ट सबसे पहले वीपीएन के पास जाएगी, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के पास। फिर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क इंटरनेट का यूज करते हुए आपकी रिक्वेस्ट को वीपीएन तक भेजेगा और वीपीएन से आपको कनेक्ट कर देगा। अब सपोज दैट के, ओ माफ कीजिएगा, मैंने वीपीएन शब्द बोल दिया, ध्यान माफ कीजिएगा, मैं फिर से बोल देता हूं। ए को है ना, ए अगर बी से कनेक्ट होना चाहता है तो पहले वीपीएन के थ्रू कनेक्ट, वीपीएन से कनेक्ट होगा, फिर इंटरनेट के थ्रू बी से कनेक्ट किया जाएगा। किसको? ए को। अब ए बी के साथ डायरेक्टली कनेक्ट नहीं हो रहा है, वीपीएन के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट हो रहा है। अब बी से मान लीजिए कोई डाटा है ना ए की तरफ आना है, तो इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए ये डाटा पहले वीपीएन को दिखाया जाएगा, और वीपीएन अगर जज कर ले कि ये सब कुछ ठीक है तभी वो ए को डाटा भेजेगा। और अगर वीपीएन को लगता है कि ये डाटा ठीक नहीं है तो ए को डाटा नहीं मिलेगा, और बोल भी दिया जाएगा, बता भी दिया जाएगा कि जिस कंप्यूटर से आप जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं वो ऑथराइज नहीं है, कोई प्रॉब्लम है उसमें, आपका कंप्यूटर खराब हो सकता है, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। समझ में आ रही है? तो इस तरीके की सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ठीक है, तो ये है ना फायदा मिल जाता है हमें वीपीएन यूज करने का। बट ये भी ध्यान रखिए कि अगर आप कोई वीपीएन इस्तेमाल करते हैं, है ना, तो वो ट्रस्टेड वीपीएन होना चाहिए, जिसका सब्सक्रिप्शन वगैरह आपने ले रखा हो। जो दुनिया में कुछ फेमस वीपीएन है उनका यूज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी भी वीपीएन का इस्तेमाल कर रहे हैं, फ्री का वीपीएन इस्तेमाल कर रहे हो आप, तो ऐसा हो सकता है कि फ्री का वीपीएन अगर आप यूज कर रहे हैं तो वो वही आपका कोई डाटा चुरा रहा हो, आपके साथ कुछ गड़बड़ी कर दे। ये उसी तरीके से समझ लो जैसे किसी सिक्योरिटी गार्ड के लिए हमने आवेदन किया था, हमने मतलब एक नोटिफिकेशन डाला कि सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत है। अब एक आदमी आया और उसने बोला कि सिक्योरिटी गार्ड रख लो सर मेरे को। हमने कहा ठीक है रख लेंगे, क्या सैलरी लोगे? उसने कहा सर कोई सैलरी नहीं चाहिए मुझे, आप बस मुझे सिक्योरिटी गार्ड पे रख लो, मैं बस रहना चाहता हूँ यहाँ पर, देख रेख करता रहूंगा, मेरे को कोई पैसा नहीं चाहिए। तो वो बिल्डिंग का जो ओनर या हम जो है वो क्या सोचेंगे, या बढ़िया बंदा भी कोई पैसे वैसे नहीं ले रहा और देख रेख भी करता रहेगा। अब पता चला कि कुछ दिनों बाद ही बिल्डिंग में चोरी होती है, और उस चोरी में ये पता चला इन्वेस्टिगेशन में कि जो बिल्डिंग में गार्ड था उसी का हाथ था। तो ऐसा हो सकता है ना। तो इस तरीके से आप समझ लो कि अगर आप किसी को जिम्मेदारी दे रहे हैं तो वो ट्रस्टेड भी तो होना चाहिए। अगर वो ट्रस्टेड नहीं है तो वही आपका डाटा चुरा रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, जैसे नर्ड वीपीएन करके एक सर्विस है, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटीवायरस कंपनियां जो होती हैं वो भी वीपीएन सर्विस प्रोवाइड करती हैं, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। जैसे नॉर्टन एक एंटीवायरस है, उसका भी वीपीएन सर्विस है। ठीक है, सैमसंग का अपना खुद का वीपीएन है, एप्पल का अपना खुद वीपीएन है। ये वीपीएन तब ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए आपको जैसे आप अपना किसी फ़ोन या कंप्यूटर को किसी दूसरे देश में लेके जा रहे हो और वहाँ पब्लिक वाईफाई से आप इंटरनेट चला रहे हो, या अपने ही देश में किसी ऐसे वाईफाई से कनेक्ट हो जाओ आप जो पब्लिक वाईफाई है जिसको सब यूज़ कर रहे हो, तो उस पब्लिक वाईफाई को हैकर्स हैक करके आपका कंप्यूटर में भी एंटर कर जाएगा। तो उस समय वीपीएन हेल्पफुल रहता है। अब एक पॉइंट और लिखेंगे, वीपीएन की बेसिकली है ना एक सर्विस भी होती है, ये ध्यान रखना। वीपीएन के द्वारा एक सर्विस यानी कि एक सेवा भी प्रदान की जाती है। ये तो सिक्योरिटी है ही, और वो सेवा कही जाती है प्रॉक्सी सर्विस, PROXY सर्विस। और ये प्रॉक्सी सर्विस जिस सिस्टम के द्वारा प्रोवाइड की जाती है उसको प्रॉक्सी सर्वर कहते हैं। ठीक है, तो प्रॉक्सी सर्विस लिखा आ जाए, प्रॉक्सी सर्वर लिखा आ जाए, समझ जाना है कि वीपीएन की ही बात चल रही है। क्या मीनिंग है इस प्रॉक्सी सर्विस की, क्या मीनिंग है इसका? और इसका कोई हिंदी नाम है? नहीं, कोई हिंदी नाम नहीं है इसका। समझाता हूं इसका मीनिंग क्या है। प्रॉक्सी सर्विस का मतलब होता है बेसिकली आपकी आइडेंटिफिकेशन को छुपाना, आपकी पहचान को छुपाना। नहीं समझे? अगर आप वीपीएन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक, और आप इंटरनेट चला रहे हैं इंडिया में, और इंटरनेट चलाते हुए आपने मान लो फेसबुक की वेबसाइट खोली, ठीक है, तो वीपीएन की प्रॉक्सी सर्विस के थ्रू आप अपने आईपी एड्रेस को भी चेंज कर सकते हैं। समझ में आया? नहीं समझ में आया? समझाता हूँ। जैसे आप है ना फोन चलाते हो तो आपके फोन में फोन नंबर होता है ना, आपका सिम जो होता है उसकी वजह से फोन नंबर मिलता है। तो अगर किसी दूसरे व्यक्ति को आप फोन जब करते हैं तो उस व्यक्ति के पास आपका फोन नंबर चला जाता है, और उस फोन नंबर से वो पहचान लेता है कि आप ही कॉल कर रहे हो। अगर नहीं पहचान पाएगा तो उस नंबर को पता करवा लेगा कि किस आदमी के नाम पर रजिस्टर्ड है ये नंबर, है ना। तो इससे आपकी आइडेंटिफिकेशन पता चल जाती है।
तो उसी तरीके से जब आप इंटरनेट चला रहे होते हैं तो एक आईपी एड्रेस के थ्रू भी आपकी आइडेंटिफिकेशन पता चल सकती है, क्योंकि जब आप इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं तब हमारा एक आईडी प्रूफ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी ले लेती है। जैसे जियो या एयरटेल हमसे बोलेगी कि आप अपना एक आईडी प्रूफ दो, आधार कार्ड दो या कोई वोटर आईडी कार्ड दो या ड्राइविंग लाइसेंस दे दो आइडेंटिफिकेशन के लिए। हम उसे दे देते हैं फोटोकॉपी करके, तब वो इंटरनेट कनेक्शन हमें देते हैं, है ना। तो इंटरनेट कनेक्शन का मतलब ये होता है कि हमको एक आईपी एड्रेस देना, जिसको इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस कहा जाता है। ये उसी तरीके से हो गया जैसे किसी से सिम खरीद रहे हैं जियो या एयरटेल की, तो वो भी हमसे आईडी प्रूफ लेते हैं और एक सिम नंबर दे देते हैं, फोन नंबर दे देते हैं। ऐसे होता है इंटरनेट के केस में, जिसमें हमें आईपी एड्रेस मिलता है। तो आईपी एड्रेस है ना बेसिकली हमारे कंप्यूटर की और हमारी भी पहचान दोनों ही होता है एक तरीके से, ठीक। अब मैं अपने कंप्यूटर में अगर फेसबुक की वेबसाइट ओपन करता हूं तो फेसबुक के सर्वर कंप्यूटर पे, यानी कि अमेरिका में जो फेसबुक का सर्वर कंप्यूटर रखा हुआ है वहां पर हमारे कंप्यूटर का आईपी एड्रेस पहुंचता है। जैसे मैं किसी को कॉल कर रहा हूं तो मेरा नंबर दूसरे के फोन पे दिखाई देता है, समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से फेसबुक के सर्वर कंप्यूटर को ये पता चल जाता है कि ये रिक्वेस्ट कहां से आ रही है, इंडिया से आ रही है, ठीक है। बट आप ये चीज छुपाना चाहते हैं, ये चीज आप छुपाना चाहते हैं तो आप वीपीएन का इस्तेमाल कीजिए। तो फेसबुक के सर्वर को ये मतलब वो मिसगाइड हो जाएगा एक तरीके से कि ये रिक्वेस्ट कहाँ से आ रही है। आप इंडिया में रहकर इंडिया में बैठकर इंटरनेट चला रहे हो और फेसबुक के सर्वर को दिखा रहा होगा कि ये मान लो कोई रशिया से यानी रूस से कोई इंटरनेट चला रहा है। अब आप बोलेंगे ये तो गलत चीज है। हाँ गलत भी है कुछ तरीके से और कुछ तरीके से ठीक भी है। आप अपनी आइडेंटिफिकेशन छुपाना चाहते हैं इंटरनेट में तो वीपीएन का इस्तेमाल कर सकते हैं, समझ में आ गई बात। और एक चीज और समझ लो, एक एग्जांपल, जैसे अगर कभी वेबसाइट वगैरह या कोई एप्लीकेशन बैन हो जाती है ना, जैसे भारत में टिकटॉक और पबजी को बैन कर दिया गया है, अगर आप इनको भी इस्तेमाल करना चाहते हैं, इनको यूज करना चाहते हैं तो वीपीएन की प्रॉक्सी सर्विस के थ्रू आप कर सकते हैं। क्या मतलब है इसका, देखो जब कोई है ना एप्लीकेशन या वेबसाइट भारत में बैन की जाती है, जैसे हमारे देश में टिकटॉक और पबजी बैन कर दिया, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि जब हम अपने फोन में या कंप्यूटर में इन एप्लीकेशन को या वेबसाइट को खोलते हैं तो हमारी जो आईएसपी कंपनी होती है ना, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी, जैसे जियो एयरटेल, यही है ना हमारी एप्लीकेशन खोलने वाली जो रिक्वेस्ट है उसको इनके सर्वर कंप्यूटर तक लेके जाती है या कनेक्ट कराती है। कौन, आईएसपी कंपनी बीच में। बट जब भारत सरकार एक नियम बना दे कि इन एप्लीकेशन या वेबसाइट को बैन कर दो, तो ये आईएसपी जो कंपनियां होती हैं ये हमारी रिक्वेस्ट को आगे नहीं बढ़ने देती बस। जैसे हमने मान लो कोई वेबसाइट खोली www.xyz.com, तो ये रिक्वेस्ट हमारी आईएसपी कंपनी के पास पहुंची होगी, किस लिए, इनके सर्वर से कनेक्ट करने के लिए। अब बस यहीं पर रोक देंगे, वो आगे कनेक्ट नहीं होने देंगे। तो इसी को कहते हैं बैन हो जाना किसी भी वेबसाइट या एप्लीकेशन का। अब यहीं पर एंट्री होती है वीपीएन की प्रॉक्सी सर्विस की। इसको आप ऐसे समझना कि मुस्लिम महिलाएं जो बुरखा नहीं पहनती हैं, ब्लैक कलर का बुरखा जो पहनती हैं, तो बस ऐसे समझ लो कि आपने है ना मान लो कोई वेबसाइट खोली www.xyz.com, तो वीपीएन की प्रॉक्सी सर्विस ने पता है इस वेबसाइट के ऊपर एक बुरखा डाल दिया है और वीपीएन इसे लेकर जा रहा है आपकी आईएसपी कंपनी के पास। अब आईएसपी जो कंपनी है जियो एयरटेल वगैरह, वो वीपीएन से पूछेंगे हाँ जी कौन, कि मैं हूं, मैं आगे जा रहा हूं, आगे कनेक्ट होना है मुझे किसी सर्वर से। तो अब आपकी आईएसपी कंपनी को वो xyz.com वो नहीं दिख रहा, वो छुप गया है वहां पर। तो वो आईएसपी कंपनी क्या करती है, जाओ आगे निकलो। तब इस तरीके से आगे सर्वर कंप्यूटर से आपको ये कनेक्ट कर देगा। और यही कारण था कि भारत में पबजी बैन होने के बाद भी लोग अपने मोबाइल फोन में खेल रहे थे वीपीएन का इस्तेमाल करके। याद है आपको, जब इंडिया में पबजी बैन कर दिया गया था तब भी लोग खेल रहे थे, ठीक है। अब कुछ लोग मतलब सही वीपीएन इस्तेमाल कर रहे थे, कुछ लोग फ्री का वीपीएन इस्तेमाल कर रहे थे, जैसे भी है, बट वीपीएन का इस्तेमाल करके कुछ लोग पबजी खेल रहे थे। अब तो भारत सरकार ने और थोड़े कड़े नियम बना दिए हैं। जैसे मेरे पास नॉर्टन एंटीवायरस है कंप्यूटर में, मोबाइल में भी है, खैर मोबाइल में जरूरत पड़ती नहीं है बट डाल रखा है मैंने, ठीक है। तो नॉर्टन नाम का जो एंटीवायरस है उसने वीपीएन सर्विस मेरे को प्रोवाइड की हुई थी। तो अब मैं जब वीपीएन सर्विस को ओपन करता हूं या ऑन करता हूं तो लिखा हुआ आता है कि आपके रीजन में वीपीएन सर्विस को ही बैन कर दिया है हमारी समझ रहे हैं, मतलब ना बजेगा, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी।
मतलब भारत सरकार को ये भी पता चल गया कि वीपीएन के थ्रू भी है ना वेबसाइट्स वगैरह एप्लीकेशन वगैरह खोल सकते हो, कनेक्ट हो सकते हो आप उनसे। तो उन्होंने वीपीएन को ही बैन कर दिया। तो नॉर्टन एंटीवायरस का वीपीएन तो बैन है, बाकी और का ज़्यादा अभी जानकारी नहीं है मेरे को। हो सकता है कर ही दिए हों सारे वीपीएन बैन। मतलब उसमें लिखा हुआ आता है कि आपके रीजन में बैन है, बट आप अपने रीजन यानी अपनी कंट्री से जैसे ही बाहर निकलोगे। तो अभी हम कुछ समय पहले गए थे बाहर घूमने, तो वहां पर वीपीएन काम कर रहा था नॉर्टन एंटीवायरस का। समझ में आया? चलो, तो आई होप सो है ना, नेटवर्क की जो जानकारी मैं आपको देना चाह रहा था वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो आज की क्लास और सभा को यहीं पे छोड़ते हैं। अगली क्लास में आगे हम ओएसआई मॉडल को पढ़ेंगे। अगला पॉइंट होगा हमारा ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल, जो कि नेटवर्किंग का एक मॉडल है जिसके थ्रू समझाया जाता है कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक डाटा कैसे ट्रांसफर होता है, जिसमें 7 लेयर्स यानी कि 7 लेयर का कॉन्सेप्ट आता है। क्लियर है? तो उसी मॉडल के अंदर है ना आपको टोपोलॉजीज के बारे में, प्रोटोकॉल्स के बारे में, आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस के बारे में, एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन के बारे में, ये सब जानकारी आपको वहीं पर मिलेगी। ठीक है? कोई डाउट है तो पूछिए, नहीं तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। चलिए, बाकी जाते जाते यही बोलूंगा कि अगर कभी कोई डाउट रहे तो आप मुझे व्हाट्सएप पर भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैंने क्लास के शुरुआत में जो 1-2 मिनट का गाइडेंस आपको दिया था वहां पर बोला भी था, वहां से नोट कर लेना। और जब भी अगर कोई डाउट आप पूछें मेरे से, ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। मैं जितना जल्दी होगा रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आज की सभा यहीं समाप्त होती है, अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार सभी को। जय हिंद, वंदे